तो यार जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि यार बोरुतो को इतनी ज्यादा हेट क्यों मिलती है और क्या उसे जो इतनी हेट मिलती है वो वर्थ है। इस वीडियो में मैं सारे पॉइंटर्स के बारे में बात करूंगा, सब पॉइंट्स के बारे में कि लोग किन किन बातों पे बोरुतो को हेट करते हैं, क्या वो सही है नहीं है, हमें बोरुतो देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, और आखिरी में आपके लिए बहुत अच्छा कंक्लूजन भी है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। बोरुतो को बहुत ज्यादा हेट मिलता है, बोरुतो नहीं पसंद। Boruto is not my favorite anime. Boruto, the character, gets a lot of unfair criticism. बोरुतो is also a trash. People are hating Boruto for no reason. तुम मत देखो इस चीज को, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, तुम्हें देखना तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हें जहर खाने का शौक है तो खा लो। Question: do you really believe Boruto deserves all this hate that it gets? If you ask me, I would say no, a big no. यार इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ पीपल या फिर मैं कह लूँ 90% से ज्यादा लोग ऑलरेडी नारुतो देख करके फिनिश कर चुके हैं, और ज्यादातर जितने लोग भी बोरुतो देखने का सोच रहे हैं या देखी है उन्होंने ऑलरेडी नारुतो देख ही रखी है। और ज्यादातर लोग बोरुतो में एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें नारुतो को फोकस किया जाए या फिर सास्के को दिखाया जाए, पर जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन है नारुतो की, तो इसमें ये चीज एक्सपेक्ट करना तो बिल्कुल ही गलत है। लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं नारुतो और बोरुतो को। तो चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार जब बोरुतो को लिखना स्टार्ट किया गया था तो उसमें ज्यादातर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एज अ बीटा कैरेक्टर लिखा गया था, मतलब कि नारुतो जैसे ही सारे कैरेक्टर लिखे गए हैं। जैसे अगर आप बोरुतो देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि शिकामारू और शिकाडाई एक जैसे हैं, जैसे गारा का बच्चा भी सैंड वाला ही है, या फिर अगर हम बात करें ली के बेटे की तो वो भी ताइजुत्सु यूज करता है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसी सिमिलर से हैं। तो एक तरीके से उनका बीटा वर्जन बनाया गया है और हमें यही सारे कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा दिखाए गए हैं, और जिससे ये चीज क्लियर होती है कि बोरुतो नारुतो के बारे में नहीं है यार, बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। और क्योंकि हमारे ज्यादातर कैरेक्टर्स के बीटा वर्जन दिखाया गया इसमें एक तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं नारुतो के आसपास ही रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से लोग इसे बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं नारुतो से। ये चीज सही नहीं है किसी भी शो के लिए। हमें किसी भी नए शो को एक नए अप्रोच के साथ देखना चाहिए, ना कि हमें उसे कंपेयर करते रहना चाहिए। पर इस चीज में भी हम ऑडियंस की पूरी तरीके से गलती नहीं कह सकते, क्योंकि इसे शुरुआत में लिखा ही इस तरीके से गया था कि अगर कोई भी नया बंदा आएगा इसे देखने तो वो कंपेयर करेगा ही करेगा। जैसे लोग बोरुतो को बहुत सी चीजों पर कंपेयर करते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंटर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन इन प्रोटैगनिस्ट। यार अगर आप बोरुतो देखना स्टार्ट करोगे तो उसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियसली बोरुतो ही है, पर जब आप बोरुतो के इनिशियल एपिसोड्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार बोरुतो कभी भी मोटिवेटेड ही नहीं था एक निंजा बनने के लिए, उसको कभी निंजा बनना ही नहीं था। और इस चीज को लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं यार, कि जैसे नारुतो को एक निंजा बनना था, वो हमेशा से मोटिवेटेड रहता था कि वो निंजा बनेगा, एक अच्छा होकागे बनना है, ऐसा वैसा। पर बोरुतो का ऐसा कुछ भी नहीं बनना था, वो एक सिंपल लाइफ जी रहा था अपनी बच्चों वाली। और अगर हम इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचे तो ये सही भी है, क्योंकि अगर हम बोरुतो को भी उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से नारुतो था, तो नारुतो और बोरुतो शो में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा और बोरुतो बोरिंग हो जाएगा। इसको आप एक अलग वे ऑफ राइटिंग कह सकते हो। ये बुरी नहीं है, पर ये एक अलग टेक लिया गया है राइटिंग पे। तो लैक ऑफ मोटिवेशन इन कैरेक्टर इज गुड, ओके, बट अगर आप आगे जाकर के देखोगे बोरुतो में तो वो निंजा बना और वो एक अच्छा निंजा बनना चाहता है, अच्छा शिनोबी बनना चाहता है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है जिस पे लोग कंपेयर करते हैं, वो है शोइंग बोरुतो मोर देन नारुतो। यार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो बोरुतो शो है मेनली नारुतो के ऊपर ही है। जैसे हमारा नारुतो था, नारुतो शिपुडिन था, वैसे उनको लगता है बोरुतो भी है और वो नारुतो के ऊपर ही है, क्योंकि यार जो बोरुतो का नाम है वो है बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। तो लोगों को लगता है यार जैसे एनिमे का नेक्स्ट जनरेशन आता है या फिर मांगा का नेक्स्ट जनरेशन आता है, उसी तरीके से बोरुतो भी एक नारुतो का नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एनिमेटेड सीरीज। पर ये ठीक नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन का मतलब होता है कि नारुतो के, सास्के के, हर किसी के बच्चों के बारे में वो शो है। जैसे आप सभी अपने मम्मी पापा के नेक्स्ट जनरेशन हो, सेम वैसे ही। और जब बोरुतो पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन है मतलब नारुतो का, तो उसमें ऑब्वियसली बोरुतो को ही ज्यादा दिखाया जाएगा यार। अगर लोग ये सारी चीजें जानते हुए भी इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही बेतुकी बातें हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप आयरन मैन की मूवी देख रहे हो, तो ऑब्वियसली यार उसमें आयरन मैन पर ही फोकस किया जाएगा, ना कि कैप्टन अमेरिका, थॉर, इन सब पे। अगर आप मान लो शिनचैन देख रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली शिनचैन और उसके घर पे स्टोरी फोकस करती है, ना कि काजामा या फिर और सारे जो भी कैरेक्टर्स थे उस पे। तो सेम गोज विद बोरुतो। ये क्योंकि बोरुतो का शो है तो ऑब्वियसली सारी स्टोरी बोरुतो पे ही फोकस करेगी। फिर इसके साथ हमारा अगला पॉइंटर आता है रिड्यूसिंग चार्म एंड पावर ऑफ
ओल्ड कैरेक्टर। तो यार देखो, इस चीज को तो मैं मानूंगा कि बरूटो के अंदर हमारे पुराने कैरेक्टर्स की पावर और चार्म को तो कम किया गया ही है। जैसे अगर आप याद करो गारा, जब हमें वो पहली बार दिखाया गया था तो यार वो कितनी कोल्ड, कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब देता था। पर उसी गारा को अगर आप बरूटो में देखो तो एक ऐसे विलेन से हार जा रहा है जिसको एक बच्चे मिलके पेल दे रहे हैं। और नॉट विद गारा ओनली, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कोनाहामारू जिसने अकेले पेन को हरा दिया था, उसको आज आके के बच्चे बचा रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं जैसे आंको, सुनाडे, हिनाटा। इन सब का भी चार्म कम कर दिया गया है। मतलब पहले इनका चार्म बहुत बड़ा था पर अब उसको बहुत छोटा कर दिया गया है। इस चीज पे तो मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा। और हाँ, मैं ये चीज भी मानता हूँ कि किसी भी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी स्टोरी बिल्ड करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें पुराने कैरेक्टर्स की पावर्स को थोड़ा कम तो दिखाना ही पड़ता है। पर किसी भी कैरेक्टर की पावर को इस तरीके से कम करना ये कहीं भी सही नहीं है। वैसे ये चीज सिर्फ बरूटो में ही नहीं हो रही है, ये चीज आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर आप मार्वल को फॉलो करते हो तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि हमारे पुराने कैरेक्टर्स की पावर को कम करा ही गया है। तो जैसे आप हॉकाई को देखो तो उसकी पावर कम कर दी गई है और उसकी जगह ले लिया केट बिशॉप ने। ब्लैक पैंथर की जगह ले लिया शूरी ने। और विंटर सोल्जर को तो पहले इतना पावरफुल दिखाया गया पर क्योंकि अदर कैरेक्टर्स को और शाइन कराना था उस चक्कर में तो विंटर सोल्जर को तो मार ही दिया बिल्कुल ही। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ बरूटो में ही होती है, ये चीज हर जगह करनी पड़ती है। अगर पुराने कैरेक्टर्स भी शाइन करते रहेंगे, नए कैरेक्टर्स को भी शाइन कराओगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि किसके ऊपर स्टोरी है। तो यार ये चीज ठीक भी है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसपे लोग बहुत ज्यादा बरूटो को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो है पीपल वांट टू सी ओल्ड कैरेक्टर मोर देन न्यू कैरेक्टर्स। तो यार इस पॉइंटर में मैं क्या ही बोलूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शो बरूटो के बारे में तो ऑब्वियसली बरूटो को ही ज्यादा दिखाया जाएगा। अगर हम बरूटो के अंदर भी ओरोचिमारू को एज अ थ्रेड ही देखेंगे तो फिर क्या तुक रह जाएगा कि नरूटो एक होकागे बन गया या फिर उसकी क्या अचीवमेंट्स रह जाएंगी। और अगर हम आज भी ककाशी को किसी नई टीम 7 का एज अ मतलब टीम लीडर देखें तो वो भी तो सही नहीं है ना। अगर ककाशी एक नया टीम लीडर बन गया तो ये जो नरूटो के फ्रेंड्स थे या फिर नरूटो से जो छोटी क्लास में थे वो सब क्या कर रहे हैं। अगर आज भी ककाशी टीम लीड कर रहा है तो यार हमें दूसरे कैरेक्टर्स को जगह देनी पड़ती है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार हिनाटो को कितना कम पावरफुल दिखा दिया, वो अब 24 घंटे हाउसवाइफ की तरह ही बैठी रहती है। तो यार देखो, दो चीजें हैं। पहला, बरूटो एक पीस के टाइम का शो है और दूसरा कि बरूटो की बहन है हिमावारी जो बहुत छोटी है जिसकी वजह से हिनाटो को हमेशा घर में ही रहना रहता है। और ये चीज लोग बहुत ज्यादा कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो साकुरा जा रही है मिशंस पे, तो यार साकुरा की एक ही बेटी है, वो है सारदा जो बरूटो के एज की है। तो यार उसको घर पे अकेले छोड़ के जाया जा सकता है पर हिमावारी को अकेले छोड़ के नहीं जाया जा सकता। इसीलिए हिनाटा अभी के लिए पूरे टाइम पर घर पे रहती है। हो सकता है जब हिमावारी बड़ी हो जाए तो हिनाटा भी मिशंस करने लगे। जैसे हमें नरूटो रोड टू निंजा मूवी में शायद दिखाया गया था कि मिनाटो और कुशिना जाते हैं, उसी तरीके से हो सकता है कल को हिनाटा भी दोबारा से मिशंस करना स्टार्ट कर दे। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसपे लोग बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, वो है बरूटो डोंट हैव एनी राइवल लाइक नरूटो हैव सास्के। तो यार देखो, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी शॉर्ट्स चैनल पर एक शॉर्ट में बता रखा है कि जो सास्के है उसको ओरिजिनली किशिमोतो ने नहीं लिखा था, उसके राइटर ने सजेस्ट किया था कि हमें एक कैरेक्टर दिखाना चाहिए, एक लव ट्रायंगल टाइप दिखाना चाहिए। और ये चीज एक बहुत ही बड़ी सक्सेस की तरह भी आई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ सास्के हमें बहुत सारी फाइट्स देखने को मिली हैं, जैसे इताची वर्सेस सास्के, जैसे नरूटो वर्सेस सास्के। और हमने सास्के की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ बहुत ही डीपली कनेक्ट भी किया है जो एक बहुत ही अच्छी चीज एट द एंड हो जाती है। पर वहीं बरूटो में ऐसा कोई भी राइवल देखने को नहीं मिलता है जो कि बरूटो को साथ मतलब 1-on-1 compete करे या फिर उसको एज एक राइवल समझे। और ये चीज भी कहीं ना कहीं सही है। अगर हम बरूटो के भी साथ एक राइवल को डाल देंगे तो फिर वो वही हो जाएगा कि मतलब हमें नरूटो की स्टोरी लाइन दिखा दिया। यार ये चीज एक डिफरेंट अप्रोच है राइटर्स की तरफ से ताकि हमें स्टोरी जो है वो रिपीटेड ना लगे, हमें कुछ नया देखने को मिले। तो फिर लोग एक इस चीज पर भी कंपेयर करते हैं कि बरूटो में बहुत सारे हमारे फैन फेवरेट कैरेक्टर्स को साइड कर दिया गया है, जैसे ली। अब यार इस चीज में मैं नया क्या ही बताऊं, जैसे कि मैंने पहले 10 बार बोल चुका हूं कि ये एक नया शो है, नई अप्रोच है, तो उसको भी उसी तरीके से छोड़ दो। नए कैरेक्टर्स को शाइन करने के लिए पुराने कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस हटाना ही पड़ता है। तो सेम गोज विद बरूटो। फिर हमारा अगला मेन पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग बरूटो को हेट करते हैं, वो है पुअर एनिमेशन। तो यार देखो, किसी भी एनिमे के लिए इतनी हेट मिलना जितना बरूटो को मिल रही है वो एक बहुत ही बुरी चीज होती है और इसकी वजह से लोग बरूटो जो देखना चाहते हैं वो भी नहीं देखते। और जब ऐसा होता है तो कोई भी एनिमे शो या कोई भी मूवी उतना अच्छा कमा नहीं पाती, जिसकी वजह से उसके जो आगे के एपिसोड्स होते हैं उस पर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाता। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो, पर आपको जो सैलरी मिल रही है, जो आपको एप्रिसिएशन मिल रही है वो सेम उतनी है जितनी
आपके दूसरे कलीग्स को मिल रही है जो इतना काम नहीं कर रहे, जो मस्त रहते हैं, तो यार आप इतना काम क्यों करोगे? आप भी नहीं करोगे जब आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं हो रहे, जब आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही काम करने की, तो आप क्यों करोगे? यार जब बरूटो इतना पैसा कमा ही नहीं पा रही है तो वो कहां से अपने एनिमेशन पे इतना खर्च करेगी? और जब लोग किसी भी शो को इतना ज्यादा हेट देने लग जाते हैं तो यार जो एनिमेशन स्टूडियोज होते हैं उस पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और एनिमेशन क्वालिटी बेकार हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बरूटो में कहीं भी अच्छी एनिमेशन देखने को ही नहीं मिलेगी या फिर पूरी बरूटो की एनिमेशन बेकार है। आप ये कह सकते हो कि जो फिलर्स हैं उसकी एनिमेशन बेकार है, पर जो मेन एपिसोड्स हैं उनकी एनिमेशन बहुत अच्छी है। पर जब 90% टाइम हमारे सामने फिलर्स ही आएंगे तो फिर कोई भी बंदा उस चीज को अप्रिशिएट कैसे करेगा जो उन्होंने 10% अच्छा किया है। अब इस चीज को अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने और वहां का जो हेड शेफ है वो उस दिन आया ही नहीं है, उस दिन एब्सेंट है, तो आपको जो खाना बना करके दिया वो एक जूनियर शेफ ने दिया जो इतना अच्छा नहीं था, तो यार आप अगली बार उस दुकान पे नहीं जाओगे। आप 10 बंदों को और बताओगे कि यार वो दुकान तो बेकार है, कहीं और खाते हैं। और मान लो आप कभी गलती से दोबारा चले गए उस दुकान पे खाने, वहां पे आपका एक्सपीरियंस दोबारा बेकार हो गया, तब तो फिर वो दुकान खत्म है। सेम गोज विद बरूटो। जब हम 90% से ज्यादा टाइम उसमें फिलर्स ही देखेंगे जिसकी एनिमेशन क्वालिटी इतनी बेकार है तो लोग आगे देखना ही नहीं पसंद करते, लोग बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। और यार बहुत से लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि बरूटो में जो इतने सारे फिलर्स हैं अगर उसको कम करा जाए और उसकी जो कॉस्ट है अगर हम एक अच्छी एनिमेशन पे लगाएं तो शायद बरूटो एक अच्छा शो बन जाए, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है। पर फिलर्स बनाना या फिर ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कराने के लिए। अब वो कनेक्ट करा पा रही है नहीं करा पा रही है इसके बारे में आगे बात करेंगे, पर एनिमेशन क्वालिटी बेकार है इस चीज पर तो मैं 100% एग्री करता हूँ। फिर इसी पुअर एनिमेशन पर हमारा जो अगला मेन पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग बरूटो को इतना हेट करते हैं वो है फिलर एपिसोड। यार इस चीज से तो मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा कि बरूटो में बहुत ज्यादा फिलर एपिसोड है। कई बार तो हमें ऐसे लगने लग जाता है यार कि ये फिलर एपिसोड्स कब खत्म होंगे, हमें मेन स्टोरी कब दिखाई जाएगी। यार बहुत इरिटेशन होती है इतने सारे फिलर्स देख करके। और यार मुझे सबसे ज्यादा बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो बरूटो को वीकली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से। मुझे नहीं पता कि वो इतने सारे फिलर्स कैसे झेल पा रहे हैं। फिर यार इसी फिलर एपिसोड्स के अंदर हमारा पहला पॉइंटर आता है अननेसेसरी फिलर एपिसोड्स। यार बरूटो के अंदर बहुत सारे फिलर एपिसोड्स हैं और उनमें से बहुत सारे फिलर एपिसोड ऐसे हैं जिनका स्टोरी से कोई लिंक नहीं है, वो पूरी स्टोरी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, पर फिर भी उन्हें दिखाया गया है। पर अगर आप याद करो कि हमें नारुतो में भी बहुत सारे फिलर्स दिखाए गए हैं, पर वो हमें कहीं ना कहीं कैरेक्टर की डेप्थ फील कराते थे, वो हमें कैरेक्टर से कनेक्ट कराते थे। जैसे बैक स्टोरी दिखा करके या फिर किसी भी कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा करके वो एक अच्छा बॉन्ड फील करा पाते थे। पर इस चीज में बरूटो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करा पाता है और इसी अननेसेसरी फिलर्स की वजह से हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार बरूटो को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। फिलर एपिसोड्स के अंदर ही हमारा अगला पॉइंटर आता है टू मच फिलर कंटेंट। तो यार हर एनीमे में थोड़े बहुत फिलर एपिसोड होते ही होते हैं, पर किसी भी एनीमे में अगर आप बहुत ज्यादा फिलर एपिसोड्स डाल दोगे तो वो कहीं ना कहीं इरिटेटिंग हो जाएगी और व्यूअर्स जो होते हैं वो बीच में छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि यार किसी भी बंदे को नहीं पसंद आता कि वो कोई मेन स्टोरी देख रहे हैं और बीच में अचानक से फिलर एपिसोड्स चालू हो और वो चलते जा रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहे। बहुत गंदा इरिटेशन होता है। इस रीजन की वजह से भी लोग बरूटो को बहुत ज्यादा हेट करते हैं और बरूटो के इसी अननेसेसरी फिलर एपिसोड्स की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि स्टोरी बहुत खींच रही है, जो ऑब्वियसली बरूटो के लिए एक नेगेटिव पॉइंट तो है यार, क्योंकि ये इतने सारे फिलर एपिसोड हैं और अगर आप मान लो कि आप इन फिलर एपिसोड्स को स्किप करके सीधा मेन स्टोरी देख रहे हो तो भी यार ये स्टोरी आपको बहुत ही खींची हुई लगेगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे मैंने बरूटो देखना स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग से पता था यार कि बरूटो में एक कैरेक्टर है कवाकी जो कि बहुत ही मस्त है। और फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर आया था इवाबे, तो मेरे को पहले लगा था कि शायद यही कवाकी है, पर ऑब्वियसली वो नहीं था और हमें फाइनली कवाकी देखने को मिलता है 187 एपिसोड में। मतलब समझ रहे हो मेरे को कितना वेट करना पड़ा एक कैरेक्टर को देखने के लिए। और मैं ये चीज कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि कई सारे कैरेक्टर्स बाद में आते हैं, ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग से तो दिखाएंगे नहीं, पर हाँ अगर आप स्किप भी कर दोगे फिलर कंटेंट तो भी आपको स्टोरी कहीं ना कहीं खींची हुई लगेगी। फिर फिलर एपिसोड्स के बाद हमारा मेन पॉइंटर आता है डिफरेंट क्रिएटिव टीम। यार मुझे नहीं पता कि आप जानते हो या नहीं जानते कि बरूटो को किशिमोतो ने नहीं एक दूसरे राइटर ने स्टार्ट किया था। किशिमोतो वो हैं जिन्होंने पूरी नारुतो लिखी है, तो अगर ऑब्वियसली कोई और बरूटो को लिखना स्टार्ट करेगा तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार डिफरेंट अप्रोच लेना, डिफरेंट क्रिएटिव टीम का काम करना किसी भी नए कंटिन्यूटी एनीमे में वो चीज सही भी है, पर हर बार वो सही तरीके से काम करे ये चीज जरूरी नहीं है। कई बार वो बहुत ही बुरा काम करती है। और अगर मैं बात करूं जो क्रिएटिव टीम है बहुत ज्यादा नोटिसेबल किस किस जगह पे होती है, तो एक तो है चूनिंग एग्जाम।
अगर आप नरूटो बरूटो के चूनिन एग्जाम्स को कंपेयर करोगे तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम है। पर जो नरूटो के चूनिन एग्जाम्स थे वो लंबे खींचे थे, उसमें हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे जूत्सूज, नए नए जूत्सूज, बहुत ही अच्छी अच्छी फाइट्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे रूथलेस ट्रेनिंग्स देखी थी। पर वहीं अगर हम बात करें बरूटो की, तो बरूटो में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बरूटो में आप जो भी देखोगे आपको ऐसा लगेगा यार कि जैसे ये तो एक कॉपी है। जैसे अगर आपको याद हो कि नरूटो में शिकामारू की जो फाइट हुई थी उसकी अपनी वाइफ के साथ हुई थी, और उसी तरीके से अगर आप देखोगे बरूटो में तो शिकाडाई की जो मतलब फाइट होती है वो भी एक सैंड निंजा से होती है जो कि विंड यूजर है, ठीक है। और अगर आप देखो तो नरूटो की जो फाइट थी वो लास्ट फाइट पे आकर ओरोचिमारू इंटरप्ट कर देता है। उसी तरीके से बरूटो के जो चूनिन एग्जाम्स थे उसकी जो लास्ट फाइट थी उसको आकर के उत्सुकी इंटरप्ट कर देते हैं। और अगर हम बात करें बरूटो में कुछ नया दिखाया गया हो तो उसके नाम पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी दिखा दी कि वो हाथ पे लग जाता है, उससे आप कोई भी जुत्सु यूज कर सकते हो, जो कि इनफ नहीं। ऑब्वियसली हमें चूनिन एग्जाम्स में एक अच्छी फाइट ये सब दिखाते तो हमें शायद ज्यादा मजा आता। और मेरे अकॉर्डिंग चूनिन एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि जो बरूटो के राइटर्स थे वो व्यूअर्स के साथ एक अच्छी एंगेजमेंट बना पाते, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो जो चूनिन एग्जाम्स हैं वो सीरीज के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही होते हैं, 20वें एपिसोड पे 25वें एपिसोड पे ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। और अगर चूनिन एग्जाम्स में आप ऑडियंस को एंगेज कर लोगे तो एक बहुत ही अच्छी चीज होगी, जैसे कि हमारे नरूटो ने करी थी। पर ये चीज बरूटो में तो हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, और अगर शायद वो लोग ऐसा करते तो बरूटो की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती। और डिफरेंट क्रिएटिव टीम के अंदर हमारा दूसरा पॉइंटर आता है कि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि यार नरूटो और सास्के को एक बुरा पेरेंट कैसे दिखा दिया, क्योंकि जब उन्होंने नरूटो और सास्के को देखा था नरूटो सीरीज के अंदर तो उनको ऐसा लगता था यार कि नरूटो ने इतना सब झेला है, सास्के ने इतना सब झेला है, तो ऑब्वियसली वो लोग अपने बच्चों के अंदर वो सारी चीजें कभी होने नहीं देंगे, एक अच्छी तरीके से पालेंगे। पर जब हम बरूटो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शारदा अपने पापा से खुश नहीं है, बरूटो अपने पापा से खुश नहीं है, बरूटो अपने पापा से खुश नहीं है तो छोड़ो, बरूटो अपने पापा से हेट करता है। तो इस चीज से बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। पर अगर आप याद करो नरूटो सीरीज को, तो नरूटो ने बचपन में बहुत सी चीजें झेली थी। जैसे उसके पास पेरेंट्स नहीं थे, वो हमेशा ट्राई करता था कि उसको कोई अप्रिशिएट करे, उसको विलेजर्स एक्सेप्ट करें, उसको कोई भी एक मॉन्स्टर की तरह ना देखे। तो यार बहुत सी चीजें नरूटो ने झेली। और अगर हम बात करें सास्के की तो उसने भी बहुत सी चीजें झेली है। जब उचिहा मैसेकर हुआ उसके बाद से वो इताची से बहुत हेट करने लग गया था। वो ओरोचिमारू के साथ चला गया जहां पर उसको कभी एक घर वाली फील ही नहीं आई, वो हमेशा अपने रिवेंज में ही रहा, उसी में काम करता रहा, जिसमें उसकी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि एक फैमिली वाली जो फीलिंग होती है वो जा चुकी थी। फिर जब हमें बरूटो में ये दोनों दिखाए जाते हैं तब भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों अपने बेस्ट देते हैं हमेशा। जैसे आप नरूटो को देखो तो वो हमेशा से ट्राई करता है कि यार बरूटो जो जो उसके पास नहीं था वो सारी चीजें बरूटो के पास हो, बरूटो के पास एक अच्छी फैमिली है, उसके पास अच्छा खाना खाने के लिए, उसको पूरे विलेज में सब बहुत एडमायर करते हैं, उसको कभी भी कपड़ों की दिक्कत नहीं होती। जैसे नरूटो था वो हमेशा अपने कपड़े सिल सिल के यूज करता था, पर बरूटो को हमेशा वो नए कपड़े दिलाता रहता है ताकि उसको कभी भी इन सब चीजों की कमी ना फील हो। मतलब बेसिकली नरूटो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देता है, जो जो उसने झेला वो उसके बच्चों को ना झेलना पड़े। और अगर हम बात करें सास्के की तो यार जब तक सास्के को नहीं पता था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, ये वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको एक होम वाली फीलिंग खत्म हो गई थी, पर जब उसने शारदा को देखा तो उसके बाद वो शारदा से मिलने आने लगा विलेज में रेगुलर बेसिस पे, वो हर चीज करता था, वो एक अच्छा पेरेंट बनने की कोशिश करता था। जैसे अगर आपको याद हो कि एक एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि एक पेरेंट अपने बच्चे को अपनी पीठ को उठा करके घूम रहा है, तो फिर सास्के भी बैठ जाता है कि हाँ शारदा उसकी पीठ पे आके घूमे। पर ऑब्वियसली शारदा 12 साल की है तो ऑब्वियसली नहीं घूमेगी, पर सास्के अपना बेस्ट ट्राई करता है कि वो किस तरीके से एक अच्छा पेरेंट बने। वो ककाशी से भी जाकर के पूछता है। मतलब मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नरूटो और सास्के ट्राई करते हैं कि वो एक अच्छा पेरेंट बने। मेरे को नहीं पता लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो दोनों एक अच्छा पेरेंट बनने का ट्राई नहीं करते, पर मेरे अकॉर्डिंग वो दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं। और यार अगर आप इस चीज को थोड़ा भी ध्यान से सोचो, लोग बोलते हैं कि नरूटो कभी अपने फैमिली से जाके नहीं मिलता, तो यार देखो नरूटो ने हमेशा से बचपन से उसने बस यही सोचा है कि लोग उसे एडमायर करें, उसे अप्रिशिएट करें, और वो आज भी यही सब करता रहता है। वो पूरे दिन होकागे ऑफिस में बैठा रहता है, वहीं पे सो जाता है, वहीं पे खाना खा लेता है, ठीक है। उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो सोचता है यार कि कहीं वो मेहनत करना कम कर देगा तो लोग उसे एडमायर करना बंद कर देंगे। वो आज भी विलेजेस में अपने शैडो क्लोन भेज के काम करता रहता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख करके हम ये कह सकते हैं कि नरूटो कहीं ना कहीं डरता है कि लोग उसे एडमायर करना बंद कर देंगे, इस वजह से वो अपना बेस्ट देता है। और जहां तक रही बात घर पे, तो यार जब वो इतना काम कर लेता है होकागे ऑफिस में, होकागे को बहुत सारे काम होते हैं, तो ऑब्वियसली उसे घर आने का टाइम कम मिलता है। पर जैसे ही नरूटो को फील हुआ कि उसके बच्चों को उसकी जरूरत है, तो ऑब्वियसली उसने टाइम निकालना स्टार्ट किया। उसने एक हॉलीडे मतलब अनाउंस कर दिया जिसमें सारे विलेजर्स के लोग एक हॉलीडे मनाएंगे, अपने बच्चों के साथ घूमेंगे। तो यार वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है एज अ होकागे भी।
और एज अ फादर भी। और जहां तक रही बात सास्के, उसको हमेशा से यही लगता था कि वो हर किसी को हर्ट कर देता है, वो साकुरा को हर्ट कर देगा अगर वो उसके साथ रहेगा तो इस वजह से सास्के मतलब विलेज से हमेशा दूर ही रहता था। फिर डिफरेंट क्रिएटिव टीम के अंदर ही हमारा अगला पॉइंटर आता है इनकंसिस्टेंट पावर लेवल। यार इनकंसिस्टेंट पावर लेवल तो है, क्योंकि अगर कोई भी टीम बदलती रहेगी तो ऑब्वियसली उसे पता नहीं रहेगा कि पिछली टीम किस सोच के साथ या क्या सोच करके काम कर रही है। इस चीज को आप बहुत ही ज्यादा नोटिस करोगे पूरी बोरुटो सीरीज में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो मोमोशिकी था जब वो गारा के पास जाता है तो वो गारा को ओवर पावर कर लेता है। गारा का जो एक अल्टीमेट डिफेंस था वो भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। और फिर थोड़े टाइम बाद कुछ एपिसोड्स में हमें दिखाया जाता है कि उसको कुछ बच्चे मिलकर मार रहे हैं। यार ये क्या चल रहा है पूरी बोरुटो सीरीज में। तो अनकंसिस्टेंट पावर लेवल भी है बोरुटो में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही काउंट होता है। और फिर यार डिफरेंट क्रिएटिव टीम के अंदर ही हमारा अगला पॉइंटर आता है लुक्स ऑफ कैरेक्टर्स। यार बोरुटो के अंदर हमारे ज्यादातर जितने भी ओल्ड कैरेक्टर्स हैं उन सभी के लुक्स को ही पूरा चेंज कर दिया। चाहे हम बात करें ली की, गारा की, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके लुक्स पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लुक्स चेंज करने से स्टोरी पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, पावर लेवल कम दिखाते हैं तो उस चीज का इफेक्ट पड़ता है कि हाँ जो नए कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े शाइन हो सके, पर लुक्स के साथ मेरे को नहीं लगता कोई भी दिक्कत होती है। कि जैसे अगर आप सोचो कि गारा को उसी पुराने लुक में दिखाया गया होता जैसे वो हमें नरूटो में दिखता था, तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होती। उसके पावर लेवल तो वैसे भी कम किए हैं, कर देते, मतलब पूरा लुक ही चेंज कर देना, ये चीज मेरे को नहीं लगता कि सही है। और पूरे बोरुटो के अंदर सबसे बेकार लुक अगर किसी का कर दिया गया है तो वो है ली का। ली यार पहले कहाँ थोड़ा ठीक ठाक दिखता था, अच्छा दिखता था, अब उसको एकदम ही बिगाड़ दिया है। यार मुझे नहीं पता कि ये कैरेक्टर डेवलपमेंट किसने करी है, किसी डायरेक्टर ने करी है, आर्टिस्ट ने करी है, पर जिसने भी करी है मैं पक्का बता रहा हूँ उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। यार मतलब थोड़ी बहुत तो यार शक्ल सही रहने देते, उसको तो बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है। फिर डिफरेंट क्रिएटिव टीम के बाद हमारा अगला पॉइंटर आता है टू मच फोकस ऑन टेक। तो यार अगर आप नोटिस करो तो नरूटो शिपुडिन और बोरुटो के बीच में ऑलमोस्ट 16 से 18 साल का डिफरेंस है। और इसी वजह से जब मैंने बोरुटो देखना स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा स्पीड से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है एज कम्पेयर टू नरूटो। जैसे हमें बोरुटो के अंदर ट्रेन्स देखने को मिलती हैं जिसकी मदद से लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा पाते हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज में आ जा पाते हैं। हमें टीवीज, गेम्स, कंप्यूटर सब देखने को मिलता है। और टू मच फोकस ऑन टेक के अंदर हमारा पहला पॉइंटर आता है टू फास्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ बोरुटो और टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स टू फास्ट। तो यार देखो टेक्नोलॉजी थोड़ी स्पीड से इवॉल्व हुई है बोरुटो के अंदर, ये चीज मैं मानता हूँ, पर इतनी भी ज्यादा स्पीड से नहीं है जितनी ज्यादा कि हम सोच रहे हैं। जैसे अगर आप याद करो तो नरूटो के अंदर एक एपिसोड था जब इताची को मतलब उचिहा क्लैन का मैसेकर करने के लिए बोला जाता है, तो अपने हेडक्वार्टर से अपनी बंदी को देख रहा होता है। तो यार इस चीज से हमें ये तो पता चलता है कि टेक्नोलॉजी पहले भी एग्जिस्ट करती थी। पूरे विलेज में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उनके पास कंप्यूटर्स थे। पर हाँ, हम ये चीज कह सकते हैं कि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, या फिर आप कह लो इजी टू एक्सेसिबल नहीं थी। इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में या फिर रिसर्च वर्क में यूज होती थी। पर जब वॉर खत्म हुई, विलेजेस ने अपने पैसे थोड़े टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इस चीज में लगाए, तो जो टेक्नोलॉजी थी वो चीपर बनती चली गई और इजी टू एक्सेसिबल हो गई हर किसी के लिए। तो ये चीज कहना कि टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीड से रिवॉल्व हुई है, ये चीज तो सही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले भी थी और वही टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो करके सस्ती होकर के आज भी हो गई है। और अगर आप इस चीज को देखो तो ये चीज रियलिटी में भी इसी तरीके से हुई है। अगर आप याद करो 2000 से पहले 1990s में बहुत ही कम कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए या फिर बहुत ही कम लोग उसे अफोर्ड कर पाते थे। पर वहीं से अगर आप 16-18 साल आगे आ जाओ, 2000 मान लो 15 से 18 के बीच में देखो, तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास कंप्यूटर्स हो गए थे, मोबाइल फोन्स हो गए थे, या तो गेम्स, मतलब टीवीज, ये सब तो बहुत ही कॉमन हो गई थी। तो ये चीज कहना कि बोरुटो के अंदर टेक्नोलॉजी स्पीड से इवॉल्व हुई है ये तो सही नहीं है, क्योंकि 16 से 18 साल बहुत होते हैं टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने के लिए, इतनी जितनी बोरुटो में हुई है। और इसी के अंदर हमारा अगला पॉइंटर आता है टेक्नोलॉजी टेक्स अवे मिस्टिकल एस्पेक्ट ऑफ नारुतो एंड बोरुटो। तो यार देखो ये चीज तो बोरुटो के अंदर है कि हमें बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी या साइंस के जरिए समझा दी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, पर वो चीज मुझे या फिर बहुत सारे व्यूअर्स को पसंद नहीं आता। क्योंकि यार हम लोग इस टाइप के एनिमे पसंद ही इस वजह से करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं हो सकती, और वो चीज देखने में हमें बहुत मजा आता है। और यही सारी चीजें बोरुटो के अंदर से गायब कर दी गई हैं। यार रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेना ठीक है, जैसे आपने टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर दी है 16-18 साल में, वो सब ठीक है, पर बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन ले लेना रियल लाइफ से कि आपका जो शो है जिसपे वो मेन लाए करता है अपने मिस्टिकल एस्पेक्ट्स पे,
वही पूरे ना हो पाए तो वो चीज गलत है। और यार बरूटो को ना पसंद करने का ये भी एक रीजन है कि अब बरूटो के अंदर मिस्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत ही कम हो गए हैं। फिर टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स टू फास्ट या फिर टेक इवॉल्व टू फास्ट के अंदर हम ये भी एक चीज गिनवा सकते हैं कि यार बहुत से लोग कहते हैं कि बरूटो वीडियो गेम्स कैसे खेल रहा है, बरूटो बर्गर कैसे खा रहा है, बरूटो ये कैसे कर रहा है, बरूटो वो कैसे कर रहा है। तो यार देखो ये चीज कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो आपके पेरेंट्स के पास वीडियो गेम्स थे ही नहीं खेलने के लिए, उनके पास बर्गर या पिज्जा वगैरह हो सकता है नहीं थे, तो इस वजह से वो खाते भी नहीं थे। ठीक है, अगर उनके पास होते वीडियो गेम्स ये सारी चीजें तो वो भी खेल रहे होते। वहीं आपके पास जब वीडियो गेम्स आई, खाने पीने का ये बर्गर मोमोज ये सब आया तो आप भी खाते पीते हो ना, तो सेम उसी तरीके से बरूटो में भी होता है। और बहुत से लोगों को इस चीज से दिक्कत होती है कि यार नरूटो को तो रामेन पसंद है, बरूटो को बर्गर कैसे पसंद है। अगर बरूटो कभी वॉर पे जाएगा तो वो बर्गर कहां से खाएगा, उसको बर्गर कौन ला करके देगा। तो यार देखो मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग कहां से आते हैं या फिर किस जगह से सोचते हैं, मुझे नहीं पता। पर इस चीज का एक सीधा और सिंपल आंसर है, यार बरूटो को बर्गर पसंद है इस वजह से वो खाता है, ना कि वो बर्गर खा करके ही जिंदा इस वजह से खाता है। और भी बहुत सारी चीजें खाता है यार, वो रामेन भी खाता है, हमें एपिसोड में दिखाया भी गया है। अगर वो वॉर पे जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो बर्गर ही मांगेगा, वो कुछ और भी खा सकता है। बर्गर उसे पसंद है इस वजह से वो खा रहा है। अगर मैं इस चीज का आपको एक एग्जांपल दूं तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई आपको अगर आकर के बोले कि आपके पापा को तो आलू का पराठा पसंद है, आपको पिज्जा क्यों पसंद है, आपको आलू का पराठा क्यों नहीं पसंद, तो यार ये तो एक बहुत ही बेतुकी बात हो जाएगी ना। उसी तरीके से बरूटो में भी है, अगर उसके पापा को रामेन पसंद है, उसको बर्गर पसंद है, तो उसमें दिक्कत क्या है। दो लोगों की अलग अलग पसंदें हो सकती है, नहीं हो सकती। फिर टू मच फोकस ऑन टेक के बाद हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसपे लोग बरूटो को बहुत हेट करते हैं, वो है लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ। यार हम जब भी किसी भी एनीमे को देखते हैं तो हम एक इमोशनल डेप्थ, एक कनेक्शन फील करते हैं, और ये कनेक्शन हमें राइटर और डायरेक्टर बहुत अच्छे से फील कराने की कोशिश करते हैं। वो बनाते ही, वो लिखते इस तरीके से हैं कि हम एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बना पाए ताकि हम स्टोरी में उस कैरेक्टर से या फिर स्टोरी से आगे तक जुड़े रहें। पर ये चीज आपको बरूटो में बहुत ही कम फील होगी, या तो होगी भी तो बहुत ही मुश्किल से फील होगी। और इस चीज को अगर हम थोड़ी और डेप्थ में देखें तो हमारा पहला पॉइंटर आता है लैक ऑफ कनेक्शन। यार बरूटो के अंदर आप किसी भी कैरेक्टर के साथ बहुत ही मुश्किल से कनेक्ट कर पाओगे, ये इतना इजी नहीं है। हाँ, इसके जो राइटर्स और डायरेक्टर हैं उन्होंने कई बार कोशिश करी है कि हम कनेक्ट कर पाए बरूटो के कैरेक्टर्स के साथ, पर ये उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितने अच्छे से हमने डेथ नोट या फिर टोक्यो रिवेंजर, डीमन स्लेयर ये सब देखते हैं, उसमें हम बहुत ही अच्छे से रिलेट, बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं कैरेक्टर्स के साथ। पर ये चीज बरूटो में नहीं हो पाती है इतने अच्छे से। फिर इसके अंदर हमारा अगला पॉइंटर आता है बरूटो हैव एवरीथिंग दैट नारुतो डोंट। तो यार देखो, जब भी हम किसी भी एनीमे या किसी भी सीरीज को देखते हैं तो हमें पसंद है यार कि जो उसका मेन कैरेक्टर हो वो सफर करे, अपने गोल के लिए काम करे, मेहनत करे और फाइनली उसको गोल अचीव हो। जैसे कि हमने नारुतो में देखा था कि उसके कोई मम्मी पापा नहीं थे, उसको पूरा विलेज हेट करता था, वो हमेशा मेहनत करता रहता था कि उसको रिकॉग्निशन मिले, वो हमेशा से ट्रेन करता रहता था कि वो होकागे बने। और फिर फाइनली उसे जाकर के जब रिकॉग्निशन मिली थी पेन वाले उस एपिसोड में, या फिर जब वो होकागे बना, तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। हमें लगता है कि यार चलो फाइनली यार इस बंदे को मिल गया जो चाहिए था, यार कितना अच्छा एपिसोड है, यार कितना अच्छा कैरेक्टर है। पर वही बरूटो में जब हम देखते हैं तो बरूटो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। उसके पास एक अच्छी फैमिली है, अच्छी लाइफ है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, खर्च करने को पैसे हैं, उसके पास सब है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो यार ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से शायद हम बरूटो के साथ इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर बरूटो वाले सच में चाहते हैं कि वो अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करा पाए अपने कैरेक्टर्स को, तो मेरे पास एक सजेशन है उनके लिए, यार तुम प्लीज डीमन स्लेयर वालों के पास जाओ। यार वो क्या कनेक्ट कराते हैं, हमें तो उनके डीमंस के साथ मतलब ऐसे लगने लग जाता है यार कि कितना बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। डाकी को देख लो यार, जो डाकी वाली थी भाई बहन, उनका कितना ऐसा फील होता है। हमें बस एक ही एपिसोड में दिखा दिया गया इतनी अच्छी कनेक्शन। तो यार बरूटो वालों को थोड़ा काम करने की तो जरूरत है अपने कनेक्शंस पे। फिर लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ के बाद जो पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग बरूटो को हेट करते हैं, वो है लैक ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। यार बरूटो के अंदर हमें कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करने में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास हर चीज उनकी टेबल पे पड़ा हुआ है यार। उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कुछ भी पाने के लिए। देख करके तो कम से कम ऐसा ही लगता है। फॉर एग्जांपल बरूटो की टीम को वो अकेले ही बड़े बड़े विलन से फाइट करने चले जा रहे हैं, कोनोहामारू को बचाने आ रहे हैं। भाई क्या चल रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कोनोहामारू वो बंदा है जिसने मतलब राशिंगन फेंक के मारता एक पेन पे, एक पेन ढेर कर दिया था उसने, और उसको आ रहे कुछ बच्चे बचाने। वाओ। और इसी तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं इस सीरीज में। हम
एक एक करके बात करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला पॉइंटर आता है अचीवमेंट विदाउट वर्क, #नो स्ट्रगल। तो यार देखो, बोरुतो के अंदर कोई भी नई चीज सीखना या फिर कोई भी नया jutsu सीखना तो एक पीस ऑफ केक हो गया उनके लिए। ऐसे लगता है कि जैसे उनको कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा। जैसे अगर आपको याद हो कि नरूटो को राशिंगान सीखने में कितना टाइम लग गया था, या फिर जब उसने अपने नेचर ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था तो उसको कितने सारे शैडो क्लोन लग गए थे, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी तो जाकर के वो नेचर ट्रांसफॉर्मेशन सीख पाया। पर वहीं अगर आप देखोगे बोरुतो के अंदर, तो बोरुतो के अंदर उसे ऐसे लगता है कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने नेचर ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से सीख लिया, उसने राशिंगान बनाना इतनी आसानी से सीख लिया। यार देखो, ये चीज मैं मानता हूं कि हम एक स्ट्रगल को अगर बार बार रिपीटेडली देखेंगे तो वो चीज हमारे लिए बोरिंग हो जाएगी। पर यार हमें एक टाइम लैप्स की तरह, एक हाइलाइट्स की तरह तो दिखाया जा सकता है ना कि यार बोरुतो ने कितनी मेहनत करी है या उसने कितनी ट्रेनिंग करी है, पर हमें कुछ नहीं दिखाया गया। अगर कोई भी नॉर्मल व्यूअर देखेगा या फिर कोई भी बंदा देखता है, मैं ही देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बोरुतो में तो बड़ी आसानी से हर बंदा हर चीज सीख ले रहा है, उसको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पैदाइशी वो jutsu लेके पैदा हुआ था, कि बस वो आया, उसको किसी ने बताया कि हाँ राशिंगान नाम का एक jutsu है, ये लो बॉल फोड़ दो, उसने थोड़ी सी मेहनत करी, फोड़ दी, हो गया चलो। यार ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा तो हमें हाईलाइट करके दिखाना चाहिए। ये चीज बहुत बुरी लगती है यार। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बहुत बड़े एक्टर का बेटा है, वो ऐसे कह रहा है कि मैं तो ऑलरेडी एक बड़े एक्टर का बेटा हूं, तो मेरे को तो एक्टिंग आती है, मुझे अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ भी बोरुतो में भी देखने में ऐसे ही लगता है कि यार मेरे पापा को तो ऑलरेडी ये jutsu आता है, तो मुझे तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। यार मेरे अकॉर्डिंग एक हाईलाइट से एक टाइम लैप्स की तरह दिखाना जरूरी था। अगर वो लोग ये चीज दिखाते तो शायद व्यूअर ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते, और ये अचीवमेंट विदाउट वर्क वाला पॉइंटर कभी उठता ही ना। फिर इसी के अंदर हमारा अगला पॉइंटर आता है न्यू कैरेक्टर्स आर नॉट एंजॉयबल। यार देखो, बोरुतो के अंदर बहुत सारे हमें नए नए कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, और उसमें से बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनको आप एंजॉय भी नहीं करोगे। बोरुतो में कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, जैसे हमारा कवाकी, हिमावारी, मित्सुकी, और ऐसे ही कुछ और कैरेक्टर्स को आप एंजॉय करोगे। और हाँ, बोरुतो के अंदर भी कुछ ट्रैश कैरेक्टर्स हैं, जैसे नरूटो में साकुरा थी, जैसे चोजी की बेटी चोजा। इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या ही बात करूं, ये हमेशा हॉर्नी रहती है, किसी को भी देखती है इसकी रूह कांपने लग जाती है। और तो और अगर कुछ कैरेक्टर्स गलती से अच्छे बन गए हैं तो उन कैरेक्टर को डेड कर दो। जैसे अगर आपको याद हो इवोबे, जो हमें शुरू के एपिसोड्स में देखने को मिला था, यार वो कितना अच्छा कैरेक्टर था, मतलब वो एक अच्छी ऑलरेडी फील दे रहा था, उसको एक अच्छे कैरेक्टर की तरह ये लोग शाइन करा सकते थे, पर उसको मार दिया इन द सेंस कि अब उसे दिखाना ही बंद कर दिया। यार हद होती है, कोई अच्छा कैरेक्टर है तो उसको तो दिखाओ, तुम बेकार कैरेक्टर्स को दिखा रहे हो, ठरकियों को दिखा रहे हो, यार तुम अच्छे कैरेक्टर को नहीं दिखा रहे। फिर लैक ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद जो पॉइंटर आता है जिसपे लोग बोरुतो को बहुत हेट करते हैं, वो है लैक ऑफ स्टोरी लाइन और लैक ऑफ मिस्ट्रीज। तो यार मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बंदे का पहला एनिमे बोरुतो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। बोरुतो से पहले हम सभी ने बहुत सी एनिमेज देखी होंगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरी लाइंस देख रखी होंगी, जिनमें आपको कई सारे अच्छे विलन्स, अच्छे हीरोज, अच्छे साइड कैरेक्टर्स मिलेंगे। पर अगर वहीं आप बोरुतो में देखो तो पूरी स्टोरी, लिटरली पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है ओत्सुसुकीज या फिर आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड्स के अराउंड। और यार बहुत से लोग बोरुतो देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नरूटो देख रखी है, और जिन्होंने नरूटो देख रखी है उन्हें पता है कि यार नरूटो में कितनी अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन थी, जैसे उचिहा मैसेकर, जैसे इताची, जैसे ओबीतो, जैसे पेन, और भी बहुत सारी। और वहीं यार जितनी अभी तक बोरुतो बनी, अगर आप उसको देखोगे तो आपको ऐसी कोई भी इतनी अच्छी स्टोरी लाइंस तो देखने को नहीं मिलेंगी। उसमें बस एक ही मेन विलन है ओत्सुसुकी, और उसी के अराउंड पूरी स्टोरी घूम रही है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा विलन्स है भी तो वो वर्थ वॉचिंग नहीं है यार, उनमें कोई स्टोरी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट की तरह काउंट होता है। फिर अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंटर की, तो आती है मिस्ट्री। तो यार किसी भी एनिमे के लिए, किसी भी शो के लिए या किसी भी मूवी के लिए एक जो मिस्ट्री एलिमेंट होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। और मिस्ट्री जब धीरे धीरे करके खोली जाती है तो वो देखने में बहुत मजा आता है। और अगर किसी शो में कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी तो ऑडियंस उस शो के साथ इतने अच्छे से एंगेज नहीं कर पाएगी। यही चीज होती है बोरुतो के साथ भी, हमें कोई भी ऐसी एक अच्छी मिस्ट्री नहीं देखने को मिलती जैसे हमें नरूटो में देखने को मिली, जैसे अकात्सुकी की मिस्ट्री, जैसे इताची की मिस्ट्री, जैसे नरूटो के मम्मी पापा की मिस्ट्री, और बहुत सारी जो हमें धीरे धीरे करके स्टोरी में आगे बताई गई थी। पर बोरुतो में ये चीज बहुत ही कम है, और कुछ कुछ है जो देखने में आपको मजा आएगा पर इतनी ज्यादा नहीं है। पर अगर आप बात करो कि आगे जो स्टोरी आने वाली है एनीमे में, तो उसके अंदर हाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी मिस्ट्रीज हैं, तो वो देखने में जरूर मजा आएगा। हाँ, बोरुतो के अंदर कुछ मिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कार्मा सील या फिर आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड, पर मेरे अकॉर्डिंग इस चीज को और अच्छे से उसे दिखाया जा सकता था। पर हाँ ठीक है, पर इन दोनों को भी आप देखने में मतलब अच्छा वाला एंजॉय करोगे और आपको मजा भी आएगा।
अनइंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन और लैक ऑफ मिस्ट्री के बाद जो हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसपे लोग बहुत ज्यादा बरूटो को हेट करते हैं वो है नो नीड ऑफ सेंसेई द ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स। यार बरूटो देखते समय मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस करी, जैसे कोनाहामारू जो टीम 7 का टीम लीडर है, उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती मिशंस पे। मतलब बरूटो अकेले ही विलेंस को हरा रहा है, अकेले ही हर चीज कर रहा है। और तो और बरूटो कोनाहामारू को बचा रहा है, मतलब कोनाहामारू बरूटो को नहीं बचा रहा है, बरूटो कोनाहामारू को बचा रहा है। समझ रहे हो? मतलब ये वो कोनाहामारू है जिसने एक पेन को अकेले ही हरा दिया, अब वो कुछ बच्चों की मदद ले रहा है और बच्चे उसे आकर के बचा रहे हैं। यार हद होती है। मतलब ठीक है, मेरे को समझ में आता है कि पावरफुल कैरेक्टर्स के लिए पावरफुल हीरोज की जरूरत होती है, बट हीरोज एट दिस एज, मतलब इतने पिद्दे पिद्दे बच्चों को आप इतना पावरफुल दिखाओगे तो यार लोग तो कनेक्ट करने से रहे। और खासकर जब राइटर्स ये चीज भूल जाते हैं कि ये एक स्पिन ऑफ सीरीज है जो नारुतो की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है, तो यार ये चीज तो बुरी है सच में नारुतो के बारे में। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है लैक ऑफ स्टेक, द लाइफ और डेथ। तो यार जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि बरूटो एनिमे सीरीज का एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, पर ऐसा एक भी मोमेंट किसी भी जगह पे नहीं आया कि जहां पे हमें ये फील हुआ हो कि यार बरूटो की लाइफ और डेथ पे अब बात बनाई है। हो सकता है आप अब ऐसा सोचो कि इतनी जल्दी कैसे बनाएगी, पर अगर आपको याद हो कि नारुतो के स्टार्टिंग में, मतलब चूनिन एग्जाम्स 20 एपिसोड्स के बाद हुए थे, पर चूनिन एग्जाम से पहले ही वो आबुजा के साथ लड़ा था, और वो लड़ाई तो सच में ऐसी थी कि बंदा मर ही जाएगा यार, अब मर ही गया ये समझो, ऐसा था। तो यार वो जो फील होता है, और हमें चूनिन एग्जाम्स में भी बहुत सारी जगह पे ऐसा फील हुआ कि यार क्या लड़ाई है यार, ऐसे कितना पेल दिया। जैसे ली को दिखाया था कि गारा ने जब मारा था ली को, तो ऐसे लग रहा था कि वो मर ही जाएगा, उसका फ्यूचर करियर सब खत्म है, पर ऐसा हमें एक जगह भी अभी तक बरूटो में देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से यार कनेक्शन तो फील होता नहीं, और साथ ही में स्टोरी भी थोड़ी बोरिंग होती चली जाती है कि हमें कुछ अच्छा ही देखने को नहीं मिल रहा है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद नो कनेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स। तो यार बरूटो एज अ सीरीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है कि उसमें कोई भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं है, या फिर उसमें मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने का ट्राई नहीं किया जाता। कई सारी जगह ट्राई किया गया है, पर वो चीज देखते हुए हमें कैरेक्टर्स की डेप्थ नहीं फील होती, जैसे हमने नारुतो में देखी थी। नारुतो में बहुत सारे कैरेक्टर्स की बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप्स थी, जैसे नारुतो साकुरा की, नारुतो सास्के की, या फिर हम बात करें मास्टर जिराया और नारुतो की। यार इन सब की रिलेशनशिप्स कितनी अच्छी थी, कितनी डेप्थ फील होती थी हमें। यार जब जिराया मरा था और फिर जब नारुतो का वो सैड वाला मोमेंट आया था, तो हमें भी वो फील हो रहा था कि हाँ वो कितना सैड है, उसको कैसा लग रहा है, पर बरूटो में ऐसा कभी फील नहीं हुआ यार। और ये जो कैरेक्टर डेप्थ होती है ना, एक स्टोरी को डेप्थ देने में मदद करती है, मतलब स्टोरी को बहुत अच्छा बना देती है। अगर हम किसी भी कैरेक्टर के रिलेशनशिप को फील कर पाएंगे तो हमें स्टोरी बहुत अच्छी लगने लग जाती है, और ऐसी रिलेशनशिप्स की वजह से स्टोरी की एक डेप्थ फील होती है हमें। तो कैरेक्टर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सीरीज के लिए, पर वहीं बरूटो में हम ये चीज कभी फील ही नहीं कर पाए। उसमें कोई इतनी अच्छी कैरेक्टर रिलेशनशिप है ही नहीं। जैसे हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन बरूटो एंड सारादा, यार दोनों एक ही क्लासमेट में एक ही हैं, पर उन दोनों की जो मतलब डेप्थ है वो कभी हमें फील नहीं हुई कि हाँ वो दोनों कितने इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, कभी नहीं फील हुई। हाँ ये चीज मांगा में फील हो चुकी है हमें, पर जहां तक हमने अभी तक एनिमे देख लिया यार, 200 पता नहीं कितने एपिसोड्स हमने देख लिए हैं, उसमें तो नहीं फील हुई अभी तक। जो बरूटो के मेकर्स हैं, अगर वो रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद उनकी स्टोरी और इंटरेस्टिंग और ज्यादा एंगेजिंग बन जाएगी आगे जाकर के। उनको इस चीज पर तो जरूर से काम करना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसपे लोग बहुत ज्यादा बरूटो को हेट करते हैं, वो है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। यार देखो मैं जानता हूँ कि बरूटो नेक्स्ट जनरेशन है नारुतो का, पर बरूटो और नारुतो में हमें बहुत ज्यादा मतलब स्टोरी सिमिलर सी देखने को मिलती है। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो नारुतो और बरूटो एक ही जैसे स्टार्ट हुई थी, दोनों मतलब होकागे के स्टैचूज को पेंट कर रहे होते हैं स्प्रे पेंट। फिर उनके चूनिन एग्जाम्स भी हमें बिल्कुल ही एक जैसे दिखा दिए गए, फिर आगे जाकर के उनके चूनिन एग्जाम एंड भी एक ही तरीके से हुए। यार बहुत सारी चीजें एक ही जैसी दिखा दी गई हैं, और इसी वजह से लोग बरूटो को एक बेकार कॉपी मानते हैं नारुतो की। पर वो लोग शायद कुछ चीजें मिस कर देते हैं, जैसे बरूटो में बहुत सारी नई चीजें भी हैं, जैसे आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड, या फिर नारुतो का केसीएम, या फिर टेंसेगान। तो यार ऐसे में अब लोगों के पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो वो बरूटो को क्रिटिसाइज करते रहें, हेट करते रहें, या तो वो बरूटो को देखें और उसको एंजॉय करें। फिर यार हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसपे लोग बरूटो को बहुत हेट करते हैं, वो है लैक ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग। तो यार बरूटो के अंदर खुद का कोई नया वर्ल्ड नहीं है,
जैसे डीमन स्लेयर के अंदर डीमंस का वर्ल्ड होता है, वन पंच मैन के अंदर हीरो वर्ल्ड है, हीरो अकेडमी है, जुत्सु काइसन के अंदर कर्स और सोल्स का वर्ल्ड है, टोक्यो रिवेंजर के अंदर गैंग वर्ल्ड है। तो उसी तरीके से बोरुटो के अंदर कोई नया वर्ल्ड नहीं है, वो नारुतो के वर्ल्ड को एक आगे लेकर के जा रहे हैं, पर उसको भी इतने अच्छे से आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। वो उन्होंने मिस्टिकल पावर्स गायब कर दी हैं और ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें करी है जिसकी वजह से वो उनके वर्ल्ड को एक आगे अच्छी तरीके से ले जाने के बजाय एक उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है आर ओजी कैरेक्टर्स नेफर्ड। तो यार ये एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन है लोगों में कि नारुतो के जो हमारे ओजी कैरेक्टर्स थे उनको बहुत ही वीक, बहुत ही नेफर्ड कर दिया गया है बोरुटो में एज कम्पेयर टू नारुतो। हाँ ये कुछ मायनों में ठीक है, पर जो हमें पावर स्केल दिखाया गया था नारुतो शिपडिन में और जो हमें पावर स्केल दिखाया जा रहा है बोरुटो में टोटली डिफरेंट है। जैसे जो बोरुटो के विलेंस, जो एनिमीज है, उनकी जो एक पावर लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर है, और वहीं जो नारुतो और नारुतो शिपडिन के जो एक विलेंस थे उनकी पावर लेवल अलग लेवल पर थी, मतलब दोनों अलग अलग लेवल पर है। तो इसी वजह से हमें कैरेक्टर्स थोड़े ऐसे लगते हैं कि उनकी पावर कम कर दी गई है। जैसे हमें बोरुटो में इशिशिकी ओत्सुकी देखने को मिला है, इसका रेफरेंस हमें नारुतो में भी दिया गया था और माना जाता है कि ये कागुया से बहुत पावरफुल है। इसने आज तक बहुत सारे चाक्रा फ्रूट्स कंज्यूम करे हैं जिसकी वजह से ये सेंचुरीज से जी रहा है, और इतने सारे चाक्रा फ्रूट्स कंज्यूम करने की वजह से इसकी पावर लेवल भी बहुत ज्यादा है और ये इनक्रेडिबली पावरफुल बन चुका है। ये अपनी पावर की मदद से बहुत ही छोटा हो सकता है और ये अपनी पावर की मदद से बड़े बड़े क्यूब्स भी समन कर सकता है जिससे कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये अपनी पावर की मदद से चाक्रा रॉड समन कर सकता है, उनकी साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है, जिसकी मदद से किसी कैरेक्टर के अंदर अगर चाक्रा रॉड डाल भी देता है छोटा करके तो उसे पता भी नहीं चलता, फिर अपने यूज के हिसाब से उसे इतना बड़ा कर देता है कि वो कैरेक्टर ही फट जाता है। और तो और इसके पास ऐसे डायमेंशंस का भी एक्सिस है जहां पर टाइम या स्पेस काम नहीं करता। तो यार इन सब चीजों से पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल विलेन है। तो ऐसे पावरफुल एनिमी के लिए एक पावरफुल हीरो भी सेटअप करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक नाइन टेल या एक रेनेगान से काम नहीं चलेगा, और इसी रीजन की वजह से मैंने कहा था कि बोरुटो और नारुतो का जो पावर स्केल है वो बहुत ही डिफरेंट है। अगर मैं मान भी लूं कि नारुतो और सास्के के पावर लेवल को नेफर नहीं किया गया है तो भी एक ऐसे विलन को हरा पाना मतलब नारुतो और सास्के के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये इशिशिकी को हरा पाए क्योंकि उसने अपनी पावर लेवल को बहुत पुश कर दिया था और जिगान इसकी पावर, इसकी स्पिरिट को सस्टेन नहीं कर पाया, जिससे इशिशिकी एक वल्नरेबल स्टेट में आ गया था और उसे हराने का एक मौका मिल गया था। और यार नारुतो और सास्के की पावर लेवल को तो कम किया गया, इस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि शायद राइटर्स ऐसा चाहते थे कि वो अपने न्यू कैरेक्टर्स को डेवलप करें और उन्हें नारुतो और सास्के से ज्यादा पावरफुल बनाएं। पर जिस तरीके से इन लोगों ने इस चीज को किया है वो चीज बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मेरी बातों को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे अगर आप बोरुटो खुद देखोगे तो। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो जो सास्के के पास रेनेगान है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू नागोटो और मादरा। जिस तरीके से वो लड़ता है अपने एक्सपीरियंस के साथ, जिस तरीके से वो फिगर आउट करता है डेंजर को कंबाइंड विद हिज एबिलिटी एंड रिस्पॉन्स, कोई तुक नहीं बनता कि यार वो अपनी रेनेगान खो देगा इतनी आसानी से। सेम गोज विद नारुतोस बायरन मोड। यार मुझे नहीं समझ में आता कि क्या जरूरत पड़ी कि कुरामा को एज अ फ्यूल सेक्रीफाइस करना पड़ा जब वो नेचर से अनलिमिटेड चाक्रा ले सकता था। तो और इसी वजह से मैंने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि ये सारे तरीके जस्टिफाइड हैं। यार अब हमारा आखिरी पॉइंटर आता है कि बोरुटो को क्यों लोग इतना हेट करते हैं, और ये सबसे मेन पॉइंट है जो है ट्रेंड। यार ये सबसे मेन पॉइंटर मैंने इसीलिए आखिरी में बताया क्योंकि मैं चाहता था कि यार आप पहले वो सारी चीजें जान लो कि लोग बोरुटो को किन किन वजहों से हेट करते हैं। और मैं आपको श्योरली बता दूं कि जितने भी बंदे बोरुटो को हेट करते हैं उसमें से 70 to 80% लोगों ने बोरुटो देखी ही नहीं है, कभी उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। ये हेट वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चले जा रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई भी बंदा 295 प्लस एपिसोड वाली कोई भी एनिमे सीरीज या कोई भी सीरीज देखने जा रहा होगा तो वो ऑब्वियसली अपने फ्रेंड सर्कल में, यूट्यूब पे, इंस्टा पे कहीं ना कहीं वो उसे देखेगा ही। और जब वो देखेगा या वो जब वो पूछेगा उसे पता चलेगा कि यार बोरुटो ऐसी है, बोरुटो वैसी है, तो ऑब्वियसली उसके दिल में भी यही आएगा कि बोरुटो बेकार है। और इसको बताते कौन है? जिन्होंने खुद बोरुटो कभी नहीं देखी होगी। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं देखी, जो लोग बताते हैं, पर बहुतों ने नहीं देखी और ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा है। और इसके बाद आते हैं परमात्मा जो है मीम्स। जैसे आपने बहुत सारी रील्स, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे कि नारुतो वर्सेस मादरा, नारुतो वर्सेस साइतामा, नारुतो वर्सेस गोजो, नारुतो वर्सेस ये, नारुतो वर्सेस वो। यार ये सारी चीजें देख देख के ऐसा लगता है ना कि हाँ नारुतो बहुत अच्छा है, नारुतो बेस्ट है। फिर हम उसमें कुछ रील्स या कुछ रिव्यूज देख लेते हैं जिसमें लोग बोलते हैं यार बोरुटो बेकार है, तो हमारे दिमाग में ना एक कहीं ना कहीं बन जाता है कि बोरुटो बेकार है और नारुतो अच्छी है। इस वजह से हम बोरुटो को हेट देते चले जा रहे हैं। और मैं सही बताऊं तो इसमें किसी क्रिटिक या किसी यूट्यूबर की भी गलती नहीं है, क्योंकि यार ये एक ट्रेंड बन गया है। इसको अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो लोग
कमेंट्स में आकर के बोलेंगे यार तू तो बरूटो पसंद करता है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, मतलब कि लोग एक बहुत ही बुरा फील कराएंगे उसे। इस वजह से लोग भी अपना ट्रेंड फॉलो करे जा रहे हैं। और साथ ही में जब किसी चीज को क्रिटिसाइज करने में, किसी चीज को बुरा बोलने में इतने व्यूज, इतने पैसे मिल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, बोलो बुरा। जब अच्छा कोई सुनना ही नहीं चाहता तो फिर कोई अच्छा बोलेगा भी नहीं ना। और ये जो ट्रेंड रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है बरूटो को इतना हेट मिलने का। पर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जो नारुतो के ओरिजिनल राइटर थे किशिमोटो, उन्होंने बरूटो को लिखना स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 52 के बाद। तो आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बरूटो की स्टोरी आगे जाकर के अच्छी होने वाली है। और हमने अभी जितने भी पॉइंटर्स पे बात किए वो सब कहीं ना कहीं थोड़े बड़े तो इंप्रूव होंगे ही होंगे और जरूर होंगे। तो यार अब मैंने बहुत डिस्कस कर लिया है कि लोग बरूटो को पसंद क्यों नहीं करते हैं। चलो अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, व्हाई वी शुड वॉच बरूटो। हमें बरूटो क्यों देखनी चाहिए, क्या वो सच में वर्थ है या नहीं है। तो व्हाई वी शुड वॉच बरूटो के अंदर हमारा पहला पॉइंटर आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट बिगिन। यार ये जो बरूटो सीरीज है ये ऑल अबाउट बरूटो और उसके फ्रेंड्स के बारे में है। तो यार इस सीरीज में ऑब्वियसली फोकस भी उन्हीं पर किया जाएगा। और अब तो हमारे किशिमोटो भी वापस आ गए हैं, जिससे हमारी स्टोरी बहुत इंप्रूव होगी और हो भी रही है। जैसे बरूटो की जोगान, दादा की मांगे की शारिंगान, कावाकी की इशिशी की पावर्स एंड एबिलिटीज, कोड जैसे विलेन जिनको 10x स्ट्रॉन्गर बोला जाता है केसीएम मोड के, कुरामा चाकरा मोड के। और इन सब पर अभी बहुत सा काम हो। साथ ही हमें आगे बरूटो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपीयरेंसेस भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसे शिबाए गॉड, जैसे एडा विथ हिज ब्रोकन एबिलिटीज, उसका हिप्नोसिस जो सिर्फ अर्थ पर नहीं बल्कि सारे डायमेंशंस पर काम करता है, जैसे उसका भाई डायमॉन और उसकी एबिलिटीज, जैसे कोजी काशिन, उसका पूरा चेहरा हमें आज तक बरूटो में नहीं दिखाया गया है। बाय द वे एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैं भी पसंद करता हूँ और आप भी करते होगे, और ये कैरेक्टर हमारे नारुतो सीरीज में भी था और यू कैन से नहीं था पर था। और अब हमें आगे जाकर के इस सीरीज में वो सब देखने को मिलने वाला है जो अब तक इसमें नहीं था, जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्ट्रगल, मोटिवेशन सब देखने को मिलने वाला है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है प्लॉट डेवलपमेंट। ये सीरीज कहीं ना कहीं एक न्यू प्लॉट डेवलप कर रही है जिससे हमें कुछ बड़ा होने का इंडिकेशन मिल रहा है। और बरूटो मांगा में ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो पूरे के पूरे एक्शन पैक्ड हैं, जिसको देखने में बहुत मजा आएगा। और साथ ही में बरूटो के अंदर बहुत सारे हमारे पुराने कैरेक्टर्स भी वापस आ गए हैं और बहुत सारे आने वाले हैं जिनको देखने में आपको और नारुतो फैंस को तो बहुत मजा आने वाला है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है कि हमें बरूटो क्यों देखनी चाहिए, वो है एनिमेशन इंप्रूवमेंट। यार जैसे जैसे टाइम्स की पास आ रहा है वैसे वैसे एनिमेशन की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। जैसा हमें जो आज तक की बेस्ट फाइट दिखाई गई थी नारुतो वर्सेस इशिशिकी की, वो उसकी एनिमेशन भाई साहब जबरदस्त है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंटर आता है सम इंटरेस्टिंग आर्क। तो यार बरूटो के अंदर ऐसे बहुत सारे आर्क हैं जिनको देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है, जैसे टाइम आर्क, मोमोशिकी आर्क, कुरामा, कोड आर्क, ये सब बहुत जबरदस्त हैं। जैसे अगर मैं टाइम आर्क की बात करूं तो जरूर पसंद आएगा। इसमें सास्के और बरूटो गलती से ओत्सुसुकी के एक एंशिएंट रेलिक की वजह से टाइम में पीछे चले जाते हैं, जहां पे वो नारुतो और जिराया से मिलते हैं। हाँ, आपको बरूटो में नारुतो और जिराया देखने को मिलेंगे कुछ एपिसोड्स के लिए, और वो भी पुराने नारुतो और जिराया, जिनको देखने में आपको जरूर मजा आएगा। और इस पूरे आर्क में सास्के और ज्यादा अच्छे से रियलाइज करता है कि नारुतो सास्के को क्या मानता था, और बरूटो ये रियलाइज करता है कि यार उसके पापा बिना मम्मी पापा के कैसे रहे थे, उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टी फेस करी थी, वो कितनी मेहनत करके आज हैं जहां पर हैं। तो ये टाइम आर्क आपको जरूर पसंद आएगा। फिर अगला आता है मोमोशिकी गेट्स द इंटरेस्ट अगेन। यार अगर आपको बरूटो देखने में अभी तक इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो इस आर्क के बाद तो आपको पक्का से इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि इसके बाद फाइट्स ही फाइट्स हैं और मजे ही मजे हैं। फिर अगर मैं बात करूं बायरन मोड की, तो यार अगर आपने कभी सोचा है कि नारुतो जो शिपुडेन में था वो उसका मैक्सिमम लेवल था, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। बायरन मोड उसका मैक्सिमम लेवल है और ये वाला आर्क आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, इस आर्क में बहुत सी फाइट्स हैं, बहुत सारे सैंटी कर देने वाले सीन है, रुला देने वाले सीन है, तो आप इस आर्क को एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा आर्क है। फिर अगर मैं बात करूं कोड आर्क के बारे में, तो यार अगर आपको कुछ अलग ही देखना है, कुछ क्रेजी देखना है, तो यार आप इस आर्क को देखना। इस आर्क को मैं आपको बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा, ये बहुत जबरदस्त आर्क है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है कि हमें बरूटो क्यों देखनी चाहिए, वो है मिस्ट्री बिगिंस। तो यार जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बरूटो में कोई भी मिस्ट्रीज नहीं है, पर अब जो आने वाली आगे स्टोरी है उसमें बहुत सी मिस्ट्रीज है जो अभी तक डिस्कवर नहीं करी गई है, जिसको देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे गॉड शिबाए, इसकी आंखें, इसके शिंजुत्सु, और कहा जाता है कि ये इतना पावरफुल है कि अगर ये सिर्फ हाथ हिला देता है तो विंड आ जाते हैं, अगर ये थोड़ा सा चिल्ला देता है तो लाइटनिंग हो जाती है, थंडरबोल्ट्स गिरने लग जाते हैं, और भी न जाने क्या क्या। इसके बारे में अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करा गया है, पर ये ऑब्वियसली गॉड है तो इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स होंगी। और तो और शिबाए के पास ओमनीपोटेंस की भी पावर है, जिससे कुछ भी बना सकता है बस सोच करके।
तो यार मेरे अकॉर्डिंग बोरूटो देखना एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा एज कम्पेयर टू फालतू की डिबेट्स करना, फालतू में इसे हेट करना। और अगर मैं फाइनली बात करूं अपने कंक्लूजन की, तो यार देखो, लोग बोरूटो को नारुतो से कंपेयर करते हैं, ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। अब मैं अगर इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप काफी टाइम से एक रिलेशनशिप में हो और वो सडनली खत्म हो जाती है या वो टूट जाती है। फिर आप थोड़े टाइम बाद एक नए बंदे से मिलते हो, उससे क्लोज आते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, और जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आप उस बंदे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो सारी चीजें करे जो वो पुराना बंदा कर रहा था, कि वो वैसे ही रहे, वैसे ही आपको ट्रीट करे, या फिर वो सारी हरकतें करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब आप ऐसा करने लग जाते हो, आप मान लो ऐसा करने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपकी खत्म हो जाएगी। आपके दिल में उस बंदे के लिए वो प्यार बचेगा ही नहीं जो आपके दिल में पहले था। और फिर जब वो आपके कहे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, अपनी मर्जी से काम करेगा, अपने हिसाब से चलेगा, तो आप उससे हेट करने लग जाओगे, जो कि सही नहीं है। और अगर आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप को बिल्कुल ही छोड़ दो और एक नई रिलेशनशिप को एक नए तरीके से स्टार्ट करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी चीज के, आप उस बंदे को एंजॉय करो, तो शायद आप उस रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। सिमिलरली नारुतो को लोगों ने पुरानी बंदी बना लिया यार, वो उससे पीछे हटना ही नहीं चाहते। वो वही सारी चीजें आगे भी देखना चाहते हैं जो उन्होंने नारुतो में देखी थी। यार नारुतो को छोड़ दो एक अच्छी याद की तरह और बोरूटो को जज करना बंद करो। हाँ, मैंने माना कि उसमें कुछ कमियां हैं, पर वो इतनी भी बेकार नहीं है कि उसको देखा ही नहीं जा सकता या उसको एक चांस दिया ही नहीं जा सकता। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो देखने में बहुत मजा आता है। तो प्लीज नारुतो को बोरूटो से कंपेयर करना बंद करो, उसको एक नई सीरीज की तरह देखो, आप पक्का एंजॉय करोगे। तो यार यही सब था मेरे पास बोलने के लिए। आई होप मैंने सारे पॉइंटर्स, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप मुझे ये भी बताना कमेंट्स में कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इन डेप्थ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार।